वेट्स के जनरली एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सीएनएस के एमसीक्यू परफॉर्म करते हैं। अगर कोई ब्रेन का लीजन है, स्पाइनल कॉर्ड का लीजन है, इम्पेंडिंग हर्निएशन के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर साइट का ही इन्फेक्शन हुआ हुआ है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 50 to 90 है अगर 10⁻⁹, तो ये इम्पेंडिंग रिस्क ऑफ ब्लीडिंग वाली रेंज नहीं है। तो ई इज़ द राइट ऑप्शन। सिंथोक्रोमिया का मतलब होता है कि ब्लडी टैप है एंड सबएरागोनाइड हेमरेज हो सकता है, हाइपरबिलिरुबिनीमिया या फिर मार्केट प्रोटीन हो सकती हैं सीएसएफ के अंदर। एलिवेटेड पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स मौजूद होते हैं इन पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। पायोजेनिक इज फ्रॉम पी, तो पी के वाले के अंदर पीएमएन्स भी होंगे और प्रोटीन्स भी ज़्यादा होंगी। क्रेनियल सीटी डायग्नोस्टिक वैल्यू का होता है इन द केस ऑफ स्कल फ्रैक्चर, इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस, इन द केस ऑफ हाइड्रोसेफेलस एंड इम्पेंडिंग हर्निएशन। इन्फार्क्ट के केस में नहीं होता। मेनिंगोमायोसील अगर एक बच्चे में है तो दूसरे बच्चे में 4% रिस्क है। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स अगर आप फॉलिक एसिड इस्तेमाल कर लेते हो तो 50% कम हो जाते हैं। हाइड्रोसेफेलस टाइप 2 कायरी मैलफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड है और 80% ऑफ द पेशेंट्स विद मेनिंगोसील के अंदर डेवलप हो जाता है। एंड जितनी लोअर डिफॉर्मिटी होती है सेक्रम में, वहाँ पर या न्यूरो एक्सेस में सेक्रम में डिफॉर्मिटी है तो मोर लाइकली द रिस्क ऑफ हाइड्रोसेफेलस होता है। सो दीज ऑल आर ट्रू, वेयर एज वेल्प्रोइक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करता है, दिस इज़ नॉट ट्रू। जब आप प्रेगनेंसी के दौरान दोगे तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नहीं कर रहा है। आफ्टर दैट रिगार्डिंग द CSF ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। 25% एक्स्ट्रा रेक्नोइडल स्पेसेस से निकल रहा है, 20 ml पर और नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है। फिर उन्होंने कहा हुआ इन्फेंट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, तो इन्फेंट के अंदर 40 to 60 होता है नॉर्मल वॉल्यूम, 150 एडल्ट के अंदर नॉर्मल वॉल्यूम होता है। उसके बाद सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नॉर्मली CSF जो होता है वो लैटरल वेंट्रिकल से फोनामेन ऑफ मोनरो से थर्ड वेंट्रिकल के अंदर जा रहा होता है। प्राइमरीली अरेकनॉइड वेलाइन को एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। माइनर रिस्क फैक्टर्स और मेजर रिस्क फैक्टर्स का क्लैम्सी की हुआ रिगार्डिंग द सीजर्स, उसमें ये हैं बेसिकली। फेब्राइल सीजर्स के अंदर मेजर रिस्क फैक्टर होता है कि अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, ड्यूरेशन जो है फीवर का वो 24 घंटे से कम है और लो ग्रेड फीवर है, ठीक है। माइनर जो होता है उसके अंदर आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स की फैमिली हिस्ट्री थी एपिलेप्सी की या फेब्राइल सीजर्स की या फिर कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स हैं, सोडियम लेवल्स लो हैं या फिर जेंडर मेल है। Predicators of epilepsy after febrile seizures, highest percentage of subsequent epilepsy after febrile seizures की complex type की epilepsy थी। Gingival hyperplasia, फेस पे coarsening of faces होगी है, facies और hirsutism है, cerebellar vestibular symptoms आ रहे हैं, तो this is due to phenytoin, rickets, phenytoin, valproate, phenobarbital और प्रिमिडोन, इन सबसे होता है, कार्बामेज़ेपिन से नहीं होता। मोस्ट कॉमन कॉज जो न्यूनेटल सीजर का होता है उसमें हाइपोक्सिक इस्कीमिक इनकैफ आती है। डायज़ेपम न्यूनेटल सीजर के अंदर लाइपोफिलिक है, ये जल्दी से क्विकली क्लियर हो जाता है। रिकरेंस ऑफ सीजर ज़्यादा होती है इसके अंदर। एपनिया और हाइपोटेंशन का भी रिस्क होता है, वेयर एज इट इज़ नॉट द फर्स्ट लाइन। न्यूरो इमेजिंग जो होती है वो अपने हेडेक वाले बच्चे के अंदर करानी है अगर एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जाम आ गया है उसके, या फिर उसकी उम्र 6 साल से कम है, ब्रीफ कफ हेडेक है या माइग्रेन है। आफ्टरनून हेडेक में आप नहीं कराते हो। टेंशन टाइप हेडेक जो होते हैं वो एक्टिविटी से भी इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, वो डिफ्यूज़ इन लोकेशन होते हैं, थ्रोबिंग होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, लेस फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड होते हैं विद नोजिया एंड फोटोफोबिया। करंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्राइमरी जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, बच्चों के अंदर वो सोडियम वेलप्रोएट आ जाती है। मोस्ट कॉमन टाइप जो होती है सेरेब्रल पाल्सी की वो स्पास्टिक होती है। फॉलोइंग है द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन इन्फेंट एक्सेप्ट फेलियर टू थ्राइव इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन, अदरवाइज हेड सर्कमफ्रेंस ज़्यादा हो रहा है, बल्जिंग फॉन्टनल है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, सनसेटिंग साइन है। दीज आर और दीज ऑल आर इंट्राक्रेनियल प्रेशर के इंक्रीज होने के साइंस। करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सूडो ट्यूमर सेरेब्राई में हेडेक, स्टिफ नेक, एपिलेडिमा, फटीग आ जाती है, वेयर एज एबनॉर्मल CSF प्रोफाइल इज नॉट एसोसिएटेड विद दैट। Most common precipitant of status epilepticus is fever. Major risk factor of the recurrence, तो वही पे बात आ गई कि मेजर रिस्क फैक्टर के अंदर हम अपने रिस्क फैक्टर्स खोल लेते हैं वहाँ से। सो मेजर रिस्क फैक्टर के अंदर आ जाता है कि फ़ीवर 38 to 39 का अगर फीवर है, एज और ड्यूरेशन ये मेजर होते हैं।
तो इस MCQ के अंदर उन्होंने एक्सेप्ट पूछा हुआ है, मेजर सिर्फ ए वाला है, बाकी सारे माइनर हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कॉजेज ऑफ MSS इन चाइल्डहुड एक्सेप्ट द पर्टसिस सिंड्रोम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट। तो इसमें या हाइपरकालेमिया आपके पास नहीं करा रहा, या डायबिटीज़ इंसिपिडस वॉमिटिंग आपके पास नहीं, सॉरी कॉन्स्टिपेशन आपके पास नहीं करा रहा, हाइपरकालेमिया या डायबिटीज़ इंसिपिडस। All of the following suggest a potentially serious organic etiology of abdominal pain except कि उसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है। All of the following are causes of gastrointestinal bleeding in infancy except lymphonodular hyperplasia। Delayed eruption अगर हो रही है प्राइमरी इंडेंटेशन की तो उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज नहीं होता, अदरवाइज फेमिलियल हो सकता है, हाइपरपिट्यूटरी हो सकता है, ट्राइसोमी हो सकती है और क्लेडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया हो सकता है। क्लासिक ट्रायड अगर पेन, सॉसेज शेप्ड एब्डोमिनल मास और क्यूरिन जेली स्टूल है तो दैट इज़ इंटरसेप्शन। फिर रिगार्डिंग फॉरेन बॉडी इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, इसका मार्क नहीं किया हुआ तो लेट्स नॉट टेक द रिस्क। आगे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज मोर कॉमन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस इन देन क्रोन्स। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर डायरेक्टली ब्लीडिंग हो रही होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीलिक डिजीज तो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल के अंदर आयरन डिफिशिएंसी नहीं आता है। B12 एंड बाइल साल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द डिस्टल इलियम। मैनेजमेंट ऑफ द डायरिया इन क्रॉनिकली मैल नरिश बच्चा होगा तो उसके अंदर आपने रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी का ORS देना होता है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एक्सोक्राइन पेंक्रियाज तो वो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट आउटब्रेक्स ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस आर यूजुअली कॉज्ड बाय रोटावायरस। फर्स्ट लाइन थेरेपी विब्रो के अंदर एजिथ्रोमाइसिन होती है। रिस्क एसोसिएटेड विद severe dehydration that might necessitate IV resuscitation is कि कॉन्शियस लेवल उसका डिटोरिएट हो रहा है। लो ऑस्मोलैरिटी वाले के अंदर पर लीटर कौन सी चीज़ नहीं होती, सो इसके अंदर बी है। जिंक सप्लीमेंटेशन जो आपने देनी होती है, इट कैन लीड टू reduced duration of diarrhea, reduced severity, reduced hospital admission and improving the rates. Ciprofloxacin ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ शिगेला। जो टेस्ट ऑफ चॉइस होती है एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के अंदर वो लाइपेज होती है। उसके बाद जो साइटिस है, साइटिस इज अ पैथोलॉजिकल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन कॉज एथाइटिस इन चिल्ड्रन इज हेपेटाइटिस। ठीक है। एक MCQ जिसमें हमें कन्फ्यूजन थी कि क्या डायबिटीज़ इंसिपिडस कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, तो यस डायबिटीज़ इंसिपिडस कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन वेयरएज हाइपरकालेमिया कॉन्स्टिपेशन नहीं कॉज करेगा। ठीक है, हाइपोकालेमिया कॉज करता है कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद जो MCQ रहता था दैट वाज रिगार्डिंग फॉरेन बॉडी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट इंजेक्शन ऑफ बैटरी यूजुअली लीड्स टू प्रॉब्लम। MCQ दोबारा हम पढ़ते हैं। इट वाज के रिगार्डिंग फॉरेन बॉडी स्टमक एंड इंटेस्टाइन कॉइन्स आर मोस्ट कॉमनली इंजेस्टेड। ठीक है, परफोरेशन लेस देन 1% ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती है। मोस्ट ऑब्जेक्ट्स इंटेस्टाइन में से पास कर जाते हैं 4 से 6 दिन के अंदर। और कैथार्टिक्स शुड बी अवॉइडेड। और बटन बैटरीज आर डेंजरस बट नॉट यूजुअली कॉम्प्लिकेशन अगर इन माइनॉरिटी बट आर सीरियस व्हेन प्रेजेंट। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। फिर नियोनेटोलॉजी के MCQs हैं। 2 साल का बच्चा है, जॉइंटिस के साथ आया, टोटल सीरम बिलिरुबिन उसका 20 ml है, बेबी इज़ फीडिंग वेल एंड इज़ अदरवाइज नॉर्मल, एप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन है कि हमने फोटोथेरेपी स्टार्ट करनी है, क्योंकि फोटोथेरेपी स्टार्ट करने के लिए 48 आवर्स पर जो थ्रेशोल्ड होता है वो 17 mg/dl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक प्री टर्म इन्फेंट है 32 वीक्स का विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड ग्राउंड ग्लास एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब ओपेसिटीज़ एंड एयर ब्रोंकोग्राम आ रहे हैं, तो उसके अंदर ट्रांजिएंट उसके अंदर सॉरी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है। ठीक है, तो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन जो सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी की होती है वो इसी तरह से होती है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, प्री टर्म इन्फेंट है और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ और एयर ब्रोंकोग्राम नज़र आ रहे हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू प्रिवेंट अर्ली ऑनसेट GBSS कि आपने इंट्रापार्टम एंटीबायोटिक्स टू द मदर एडमिनिस्टर करनी होती है।
उसके बाद 3-year-old neonate has not passed any meconium, abdominal distension is present and a contrast anemia में ट्रांजिशनल जोन नज़र आ रही है, तो इसमें हर्शबर्ग डिजीज़ आ जाती है। ट्रांजिशनल जोन इज द पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ हर्शबर्ग डिजीज़। 28 वीक का नियोनेट है, रिससिटेशन उसे रिक्वायर कर रहा है। वो फर्स्ट क्रिटिकल स्टेप क्या होगा कि आपने एयरवे को मेंटेन करना है, ठीक है। इसका जो एल्गोरिदम होता है वो यही होता है कि आपने सबसे पहले उसे वार्म ड्राई स्टिमुलेट, एयरवे आ जाती है, फिर पोजीशन एंड सक्शन आ जाती है। उसके बाद टर्म सी सेक्शन इन्फेंट है, 2 और ओल्ड ग्रंटिंग टिकिपनिया चेस्ट एक्सरे प्रोमिनेंट फीचर of vascular marking and fluid in the fissures. So this is transient tachypnea of the newborn. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सी सेक्शन हुआ है, उसके बाद फ्लूइड रिटेंशन होने लग गई है। नियोनेटल रिससिटेशन के अंदर कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो 3:1 होती है। बेबी जिसका बर्थ वेट 1.5 है वो 32nd वीक ऑफ जेस्टेशन पर बॉर्न हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फीडिंग मेथड टू इनिशिएट। तो उसके अंदर 32 वीक पर 1.5 kg का अगर बॉर्न हुआ है तो आपने ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क देना है, ठीक है। स्केफॉइड एब्डोमेन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ब्रेथ साउंड जो है डिक्रीज है तो वो डायफ्रेगमेटिक हर्निया होगा। यानी स्केफॉइड एब्डोमेन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ब्रेथ साउंड्स कम हो तो हमने सोचना डायफ्रेगमेटिक हर्निया के बारे में। नियोनेट डाउन सिंड्रोम का है, बिलस वॉमिटिंग उससे आ रही है तो ट्रिडनल एट्रीसिया डबल बबल साइन भी उन्होंने बताया हुआ है। प्री टर्म बेबी जिसके बल्जिंग फॉन्टनल्स हैं, एपनिया है, क्रेनियल अल्ट्रासाउंड के अंदर जर्मिनल मैट्रिक्स नज़र आ रहा है तो डायग्नोसिस इसके अंदर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होगा। bulging fontanel, apnea, hypotonia and germinal matrix. Common cause of sepsis in neonate in first 72 hours is group B. Most accurate method for temperature monitoring in neonate is rectal. Okay, hypoxic ischemic injury हुई है, NICU considers initiating therapeutic hypothermia. Which of the following is most accurate regarding total body cooling? It should be continued for 72 hours with a target of core temperature of 33.5 degrees Celsius. 5-day-old exclusively breastfed infant presents with bleeding from the umbilical stump and oozing from circumcision site. It is hemorrhagic disease of the newborn. He was delivered at home, did not receive the vitamin K because, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द क्लासिक हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न। तो उसके अंदर आता है कि आपने विटामिन के लगाना है। प्री टर्म नियोनेट के पास सटल सीजर्स हो रहे हैं तो उसके अंदर फिनोबार्बिटल लगेगा। अच्छा, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ नियोनेटल सीजर अदर देन जिटरीनेस, रिदमिक एंड स्टीरियो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। फ्रीडम नियोनेट डेवलप एब्डोमिनल से आ रहे हैं तो इसमें उसको नेक्रोटाइजिंग इंटीरोकोलाइटिस हो गया, 7th डे ऑफ लाइफ पर उसको डेवलप हो रहा था। उसके साथ उसके पास निमोटोसिस इंटेस्टाइनलिस था। इनिशियल मैनेजमेंट स्टेप नियोनेटल डायग्नोसिस के अंदर स्टेज 1 NEC के अंदर पैरेंटल एंटीबायोटिक और आपने बाबेल रेस्ट देना होता है। उसके बाद आता है गैंग्री मदर केयर के अंदर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कराते हैं। आफ्टर द देर इज 2 साल का बच्चा है, फीवर कफ टिकिपनिया चेस्ट ड्राइंग के साथ आ रहा है और लोअर लोब कंसोलिडेशन है तो उसमें एम्पिसिलिन और जिंडामाइसिन आपने देनी होती है। 7 माह का बच्चा है जिसमें वीजिंग डिफिकल्टी, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग है, रेस्पिरेटरी सिंक्शनल वायरस पॉजिटिव है तो उसमें ऑक्सीजन और फ्लूइड्स देंगे सबसे पहले। बेस्ट मैनेजमेंट ऑक्सीजन एंड फ्लूइड्स की होगी, ठीक है। और ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने ये पढ़ा कि अगर तो कंसोलिडेशन है 2 साल के बच्चे में तो बेस्ट WHO कहता है कि आपने एम्पिसिलिन और जिंडामाइसिन देनी है। 4 साल का बच्चा है, बार्किंग कफ अगर आ रही है तो क्राउप है या क्रूप है, स्टीपल साइन भी है। थंब साइन अगर आ रहा है तो एपिग्लोटाइटिस है। 10 साल का बच्चा है, क्रॉनिक कफ स्पूटम प्रोडक्शन है, HRCT पर सिग्नेट रिंग साइन आ रहा है दैट इज़ ब्रोंकिक्टिसिस। उसके बाद अगर 5 साल का बच्चा है, क्लबिंग प्रोडक्टिव कफ है, सूडोमोनास की इन्फेक्शन हुई है तो मोस्ट लाइकली उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। 3 साल का है, स्ट्राइडर है, ड्रूलिंग हो रही है तो उसमें आपने सबसे पहले थ्रॉट का एग्जामिनेशन नहीं करना अगर ड्रूलिंग हो रही है, स्ट्राइडर है, ठीक है। आप ऑक्सीजन दोगे, सेफ्ट्राक्सोन दोगे, इंट्यूबेशन करोगे और इसके अलावा नेबुलाइज करोगे एड्रेनलिन देके, थ्रॉट एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। 6 ईयर ओल्ड की हमने ENT में पढ़ा था ना कि थ्रॉट एग्जामिनेशन नहीं करती होती तो इट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट।
6 year old नाइट कफ सीजनल वेरिएशन एंड रिस्पॉन्स टू सैल्ब्यूटामोल तो उसको एजमा। चाइल्ड विद सीवियर एजमेटिक अटैक अनरिस्पॉन्सिव टू सैल्ब्यूटामोल तो उसको आपने कॉर्टिसोन देनी होती है, हाइड्रोकॉर्टिसोन। उसके बाद है कि 3 year old है जोकिंग इनलेटर वीज और ट्रैपिंग ऑन एक्सरे आ रही है तो दैट इज़ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। 6 year old है प्रोलॉन्ग कफ एंड हाई लिम्फेडिनोपैथी तो वो ट्यूबरकुलोसिस है। 1 साल के बच्चा स्ट्राइडर व्हेन क्राइंग तो दिस इज लेरिंगोमलेशिया। 4 साल का बच्चा है चेस्ट रिट्रैक्शन एंड नेजल फ्लेयरिंग हो रही है तो ऑक्सीजन भी 84 है तो आप मास्क के लगाओगे सबसे पहले। निमोनिया है जो कि बीटा लैक्टम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो माइकोप्लाज्मा होगा लाइकली। एजमेटिक जो है वो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है डेली तो आपने उसकी हाइट मॉनिटर करनी है। 9 साल का बच्चा है ब्रोंकियल एजमा है उसे वीकेंड नाइट टाइम सिम्टम्स आते हैं डिस्पाइट द इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन लो डोज तो नेक्स्ट स्टेप लाबा आपने ऐड करना होता है। 3 माह का बच्चा प्रोलॉन्ग जॉन्डिस एंड बल्जिंग फॉन्टनल्स उसके हैं, कॉन्स्टिपेशन है तो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है। 10 साल का बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ आता है ब्रॉड टू द हॉस्पिटल इन कन्फ्यूजन वगैरह है तो आपने इसके अंदर ग्लूकोज उसका 630 तक पहुंचा हुआ यूरिन डिप्स्टिक में कीटोन्स हैं। फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट के अंदर आएगा कि आपने इन्फ्यूजन नॉर्मल से लाइन की स्टार्ट करनी है। शॉर्ट स्टेचर है, डिलेड बोन एज है नॉर्मल लेकिन ग्रोथ हार्मोन के लेवल हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिले हो रहा है। 7 year old विद ग्रोथ फेलियर लेथार्जी एंड ड्राई स्किन डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस है तो उसके अंदर अगेन हाइपोथायराइडिज्म है। नेफ्रोलॉजी के अगर एमसीक्यू देखें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है मिनिमल चेंज डिजीज़ है। फीचर लीस्ट लाइकली इन मिनिमल चेंज डिजीज़ इज हाइलीन रेड आरबीसी कास्ट क्योंकि मिनिमल चेंज डिजीज़ के अंदर तो देयर हैज़ प्रोटीनूरिया हाइपरलिपिडीमिया एंड हेमाचूरिया इज एब्सेंट होता है। फर्स्ट लाइन ड्रग नेफ्रोटिक चाइल्डहुड सिंड्रोम होता है उसके अंदर प्रेडनिसोलोन होती है। उसके बाद चाइल्ड विद पेरीऑर्बिटल एडिमा एंड कोला कलर्ड के अंदर पीएसजीएन होगा। बेस्ट स्क्रीनिंग यूटीआई के लिए डिप्स्टिक नाइट्रेट टेस्ट होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड यूटीआई के अंदर गिरन कल्चर होता है। हिमाचूरिया आईजीए नेफ्रोपैथी की वजह से मोस्ट कॉमनली हो रहा होता है बच्चों के अंदर और AKI बच्चों के अंदर पीएसजीएन की वजह से हो रहा होता है। हीमोलिटिक एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ AKI है तो दिस इज़ HUS का ट्रायड होता है जिसके अंदर माइक्रोस एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड एक्यूट किडनी इंजरी होती है। नेफ्रोपैथी में थ्रोम्बोसिस का रिस्क इज ड्यू टू द लॉस ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3 इन यूरिन। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस AKI के अंदर जो हो रही होती है वो हाइपरकैलेमिया होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ प्रोन टू द निमोकोकल पेरिटोनाइटिस SBP। उसके बाद रिकरेंट यूटीआईज उस बच्ची को हो रहे हैं तो हमने उसका अल्ट्रासाउंड ब्लैडर एंड किडनी कराना है नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट द स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज। वेसिको यूरेटेरल रिफ्लेक्स बेस्ट डायग्नोज बाय वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। स्टीरॉयड जो होता है इज मोस्ट ऑफन ड्यू टू फोकल सेगमेंटल posterior urethral valve are most commonly associated with oligohydramnios. RPGN crescenteric formation on the biopsy. Most reliable marker of the renal function is eGFR, which is estimated GFR for age, weight, and serum creatinine, which is more accurate than the creatinine alone. Most common cause of the chronic kidney disease in बच्चे are reflux nephropathy. फिर सीवियस के MCQ आ जाते हैं। सिस्टोलिक मर्मर हेपेटोमेगैली और कार्डियोमेगैली है चेस्ट एक्सरे पर तो फॉलोइंग आर हेल्पफुल एक्सेप्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्लीनोमेगैली। राइट आर्म का ब्लड प्रेशर ये है, लोअर लिम्ब में ये है तो लाइकली डायग्नोसिस इज कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। एक अपर लिम्ब हाइपरटेंशन होती है और लोअर लिम्ब की हाइपोटेंशन होती है। आफ्टर दैट एटोलॉजिकल एजेंट जो लिवर अच्छा नहीं ये कुछ और है। यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ है कि लाउड हॉलोसिस्टोलिक मर्मर है, नो हेपेटोमेगैली तो दिस इज़ रिस्ट्रिक्टिव VSD। फिर है कि 5 मंथ ओल्ड है टेकिकार्डिया पुअर फीडिंग और मशीनरी मर्मर तो PDA। रिप नोचिंग कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा के अंदर होती है। थेरेपी फॉर द ब्लू टेट या डेट स्पेल जो होती है वेपिनेफ्रीन है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो होता है उसके अंदर स्क्वेटिंग पोजीशन के अंदर बच्चा होता है।